कि सेल कितने कितने बड़े होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेल की साइज होती है 0.5 टू 0.15 म्यू और माइक्रो म्यू, ठीक है। ये है उसका डायमीटर। सेल का डायमीटर 0.5 टू 0.15 म्यू होता है। इसके बाद सेल के लिए एक साइंटिस्ट थे, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन स्लीडन एंड स्वान ने एक थ्योरी प्रपोज की। उसकी थ्योरी को बोला जाता है सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इधर इट विल बी अ एनिमल और इट विल बी इट कैन बी अ प्लांट, मीन्स एनिमल एंड प्लांट, इसे ही हम दोनों को मिला करके ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो एनिमल एंड प्लांट दोनों किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? सेल से मिलकर के ही बने हुए रहते हैं। तो ये है ऑल फर्स्ट पॉइंट हमारा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स जो है सेल से मिलकर के बनते हैं, चाहे वो एनिमल हो सकते हैं या वो प्लांट हो सकते हैं, ठीक है। देन द सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग बींग्स, मतलब जो हमारा सेल मतलब जितने भी एनिमल और प्लांट की बॉडी होती है वो सेल से ही मिलकर के बनी होती है, इसलिए सेल ही हमारा बेसिक यूनिट होता है। देन ऑल सेल कम फ्रॉम, फिर उन्होंने बताया कि जो सेल्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिन होता है, उनका ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन होता है। उन्होंने बताया कि जो भी सेल्स होते हैं वो किससे मिलकर के बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बनते हैं। तो जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बनते हैं। इसका मतलब ये है कि एक सेल ही डिवाइड होकर के दो सेल बनाता है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं, सेल डिवीजन। तो सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होकर के ही सेल डिवीजन के प्रोसेस से नया और सेल बनाता है। जो सेल डिवीजन टू टाइप्स के हो सकते हैं, बेसिकली टू टाइप्स के। फर्स्ट कौन सा है? मियोसिस एंड सेकेंड माइटोसिस, एंड थर्ड वन इज एमाइटोसिस। Meiosis is a cell division where one cell divide into four daughter cell, means one parent cell divide into four daughter cell is called meiosis cell division, and basically it is occur in all reproductive cells. It means that it is found in gonadal cells. Then after mitosis is a process of cell division where one cell divide into two daughter cell is called mitosis, and mitosis is found in all somatic cells. Then further last our third cell division is amitosis. Amitosis means once the cell divide into two daughter cell, but only their genetic material is called nucleus. Nucleus is only divided into this cell division. That's why it is called amitosis, where cell is not divided into two daughter cell, but their genetic material nucleus is divided. Then after question arises that how many types of cell? There is two types of cell. First prokaryotic cells and second eukaryotic cells.
we will discuss this types of cell one by one. First, our cell is prokaryotic cell. Prokaryotic cells is a primitive type of cell where the it is a cell where not found nucleus is found in the cell, but not in a nuclear membrane, in package in nuclear membrane. मतलब जो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इट मीन्स दैट कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो इस सेल के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। और इसमें जेनेटिक मटेरियल में हिस्टोन प्रोटीन, जो बेसिकली ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए एंड डीएनए को क्या करता है, पैकेज करता है। तो डीएनए और आरएनए को पैकेज करने वाले जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, वो भी एब्सेंट होता है। एंड देन इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहते हैं, इस वजह से इसे हम न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली सर्कुलर होता है, इस दैट लाइक। एंड देन आफ्टर यूकैरियोटिक सेल्स की साइज होती है 10 to 100 माइक्रोम्यू, और ये वेल डेवलप्ड एंड एडवांस सेल मान सकते हैं इसे, जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो उसकी पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन से पैकेज होगा। और इसमें जो न्यूक्लियस है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स है। देन आफ्टर बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल्स, इसका एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गेट बना हुआ है ना, वैसे ही एक सेल होता है, हमारे सेल में भी एक जिस गेट के लाइक वर्क करेगा वो ही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका नेचर सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ये सेलेक्टिव परमिएबल नेचर के होते हैं, मतलब ये कुछ चीज़ों को ही अपने अंदर जाने देते हैं, मतलब सेल के अंदर जाने देते हैं, और कुछ चीज़ों को सेल के अंदर जाने नहीं देते हैं। इस वजह से इसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल नेचर। जिसमें क्या होता है, ये सबसे पहले बात ये कि इसमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल का, और जिससे ही हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स इन द सेंस मिनरल्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सारे जो है इसी से ट्रांसपोर्ट होकर के अंदर और बाहर जाते हैं। देन साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, ये अगर हम एज्यूम करें एक टिपिकल सेल को, तो सेल के अंदर जो लिक्विड लाइक या जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, जो क्या करेगा, जिस पर ही हमारे सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो हमारे जो सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें फ्लोट करते हैं, तो फ्लोटिंग मीडियम जो होगा वो फ्लोटिंग मीडियम ही हमारा साइटोप्लाज्म होगा, और ये ही सेल को लिविंग मतलब कि लिविंग बनाता है, ठीक है। और बस इतना ही है। देन न्यूक्लियस
ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन ही क्या करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। वैसे ही जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का काम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। अगर हम एज्यूम करें कि ये क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो मतलब न्यूक्लियस है, तो इसी न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये सारे जो होते हैं डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कैसे होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। मतलब इसको हम आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिवाइड कर सकते हैं। इस आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक पोर प्रेजेंट रहता है। इस पोर को हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये न्यूक्लियर पोर ही क्या करता है, न्यूक्लियर पोर ही जो इसके अंदर प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, उसका क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। तो इसमें 2 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। जैसे फर्स्ट है इंट्रोगेट ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकेंड है रेट्रोगेट ट्रांसपोर्टेशन। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन। तो इंट्रोगेट ट्रांसपोर्टेशन ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें क्या होगा, कोई भी जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस के अंदर का कोई सब्सटेंस है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होगा, बाहर आएगा। तब ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम इंट्रोगेट ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और रेट्रोगेट ट्रांसपोर्टेशन में जब क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर में है, उसके अलावा जो बाहर में न्यूक्लियस के बाहर जितने भी सब्सटेंस है वो अगर न्यूक्लियस के अंदर आएंगे तो इस वाले ट्रांसपोर्टेशन को हम रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, एरो के थ्रू यहाँ पर शो हो रहा है। देन माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे बॉडी का पावर हाउस होता है। क्यों पावर हाउस होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो बॉडी में जो पावर है, मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसलिए हम इसे सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। जैसे एक पावर हाउस होता है, एक सर्टेन रीजन में पावर हाउस होता है। जब कहीं पर भी पावर की कमी हो गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो गई, तो वो पावर हाउस ही क्या करता है, सारे जगह एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन करता है या फैलाता है। वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वो क्या करेगा, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनाएगा। और नीचे और नीचे नहीं हो सकता सर। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में कंजर्व करके रखता है। और ये एटीपी का फॉर्मेशन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिस्ट्रा करके एक स्ट्रक्चर रहता है छोटा सा, जो F1 पार्टिकल का पार्ट होता है। तो यहीं पर क्या होता है, एटीपी क्या होता है, कंजर्व होता है। और यहीं पर किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से हम इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, ये एटीपी जो है वो एनर्जी को ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में कंजर्व करती है। और जहाँ पर भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये जो ट्राइफॉस्फेट है एटीपी, ये जो ट्राइफॉस्फेट है वो ब्रेक डाउन होकर के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा। और फिर बचा हुआ एडीपी
एडीपी के फॉर्म में फिर से एनर्जी कंजर्व रहेगी। जैसे ही हमको एनर्जी का फिर से रिक्वायरमेंट होगा, ये एडीपी फिर से टूटेगा, एडीपी टूटेगा एटीपी एएमपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और फिर से हमको एनर्जी मिल जाएगी। देन आता है अपना राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। प्रोटीन्स फैक्ट्री। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, राइबोसोम के थ्रू ही होता है, इसलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्योंकि राइबोसोम का अगर हम टिपिकल स्ट्रक्चर देखें तो राइबोसोम को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। 2 टाइप में इन द सेंस 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम को फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। तो 70S राइबोसोम को हम 60S फर्स्ट हम डिवाइड करते हैं राइबोसोम को 70S और 80S में। 70S को फर्दर डिवाइड करते हैं हम 50S एंड 30S में, और 80S को डिवाइड करते हैं 60S एंड 40S में। तो ये जो S होता है वो S है श्वेर्ट्ज़बर्ग यूनिट, या इसे ही बोला जाता है सेडिमेंटेशन यूनिट। सेडिमेंटेशन यूनिट मतलब हम अगर राइबोसोम को डिवाइड करें लार्ज और स्मॉल पार्ट्स में, ये होगा हमारा राइबोसोम। इसका ये जो सब यूनिट है वो स्मॉल सब यूनिट है, और ये वाला जो सब यूनिट है वो लार्ज सब यूनिट है। तो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट मिलकर के ही एक राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, और ये जो सब यूनिट है यही जो है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है। जैसे ये एक हो गया लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट, ये जो है वो एक बॉन्ड बनाएगा और ये आपस में आकर के जुड़ते जाएंगे, और यही Mg2+ आयंस रिक्वायर्ड होते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी देता है वो GDP होता है। GDP ही क्या करेगा, एनर्जी देगा, और ये GDP जब क्या होगा GTP में कन्वर्ट होगा। तो GTP में जब कन्वर्ट होगा तो ये जो सारे राइबोसोम के सब यूनिट है वो आपस में मिल जाएंगे और एनर्जी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन जब इसी प्रोटीन को अगर ब्रेक डाउन करना होगा तो ये जो GTP है वो फिर से GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, और GDP में कन्वर्ट होने के बाद ये जो Mg2+ आयंस है वो भी उनका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस हो जाने के बाद ये जो राइबोसोम है वो फिर से अलग अलग सब यूनिट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस टाइप से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होगा, हमारे साइटोसॉल पर होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करेगा। और सेकेंड, ये 2 टाइप्स के होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे रेटिकुलम होंगे जिसमें क्या होगा, जिसके सरफेस पर अगर प्रेजेंट होगा हमारा राइबोसोम। अगर किसी भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में छोटा छोटा क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, तब ये होगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम एब्सेंट रहेगा तब हम उसे बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का वर्क, इसका ये जो है वो अटैच रहता है हमारे न्यूक्लियस से।
गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो हमारे न्यूक्लियस से अटैच होता है और ये भी हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा वो टू टाइप्स के होते हैं। एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है सिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड होता है ट्रांस। तो ये जो सिस एंड ट्रांस होता है ये भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही हेल्प करता है। जो न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होंगे वो वहां पर ही ये प्रेजेंट होगा और ये जो इंट्रोगेट और रेट्रोगेट जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके लिए ही हेल्प करेगा। देन आफ्टर गोल्गी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्गी ने, इस वजह से इसका नाम उन्होंने रख दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी ऑपरेटस। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ब्रेक हो जाने के बाद जिसका छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट का फॉर्मेशन हो जाता है इसे ही हम बोलते हैं लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम का वर्क है, लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोलाइटिक बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है, उसके अंदर जितने भी सब्सटेंस आते हैं उसे हाइड्रोलाइज करता है। कभी कभी ये क्या करता है, ये अपने अंदर ही प्रेजेंट रहने वाले सब्सटेंस को ही डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए हम इसे सुसाइडल पैकेज भी बोलते हैं। सुसाइडल पैकेज भी बोलते हैं। तो ये इसे ही हम गार्बेज मैन भी बोलते हैं। इसकी काफ़ी सारे निकनेम्स हैं। फर्स्ट है गार्बेज मैन, सेकेंड है सुसाइडल पैकेज। और इस वजह से क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। वैक्यूल्स जो है बेसिकली ये वैक्यूल्स रहते हैं वो एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स रहेंगे स्मॉल साइज के। और प्लांट सेल में ये होते हैं, प्लांट सेल में ही इसका वर्क भी होता है, इस वजह से इसमें जो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेंगे वो लार्ज साइज वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये वैक्यूल्स का वर्क क्या रहता है, ये वैक्यूल्स करता है फूड और वाटर का स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, फूड एंड वाटर का स्टोरेज करके जो रखता है उसे वैक्यूल्स बोलते हैं। और ये वैक्यूल्स अगर कहीं पर क्या हो जाएगा, अगर हम एज्यूम कर लें ये है हमारा प्लांट सेल, तो अगर इस प्लांट सेल में किसी भी अगर बार्क की साइड में अगर यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में ये वैक्यूल्स हो गए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लांट के बार्क में क्या हो जाएगा, आउटग्रोथ निकल जाएंगे। इस आउटग्रोथ निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइलोसिस। सेल वॉल जो है केवल प्लांट में ही प्रेजेंट रहेगा और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है। प्लांट सेल में सेल वॉल इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि ये क्या करता है, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो सपोर्ट एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट में ये प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट रहेंगे, एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल एब्सेंट रहेंगे। देन क्लोरोप्लास्ट का वर्क क्या है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, एक मेन पिगमेंट है जो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करके ही जो फूड को बनाएगा। तो फूड बनाने वाले जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो है हमारे क्लोरोप्लास्ट, और यही क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करेंगे, फूड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमेशा जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, और जितने भी हेटरोट्रॉप्स रहेंगे वहाँ पर क्योंकि वो क्या नहीं बना सकते, अपना फूड खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें ये जो पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट वो है एब्सेंट रहता है।
सो अगर हम डिफरेंस देखें प्लांट और एनिमल सेल में, तो बेसिक डिफरेंस वही है कि प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहेगा, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, और सेल वॉल जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा और एनिमल सेल में एब्सेंट रहेगा। बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल दोनों के लिए क्या है, नेसेसरी है।